गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसी चल रही है पढ़ाई? आप सबकी अच्छी चल रही होगी। और अपने 1 से 3 चैप्टर थे वो स्टैटिक्स के, चैप्टर नंबर 1 से 3 कंप्लीट हो गए हैं। आज अपना 4th चैप्टर स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उसके लिए क्लास में होना जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसको वीडियो में नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए हम आज जो चैप्टर है वो 5th स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5th चैप्टर के जितने भी 10, 12, 15, 20 वीडियो है वो आप अच्छी तरह से देखें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आने की इसमें से संभावना है। जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। देखो, सबसे पहले तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है या केंद्रीय मूल्य है उससे क्या तात्पर्य है। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप यानी कोई भी समंग श्रेणी होती है, कोई भी समंग श्रेणी होती है। समंग श्रेणी आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि समंग श्रेणी किसे कहते हैं। कोई भी जो सारणी दी हुई होती है, चाहे वो अपने इंडिविजुअल सीरीज की हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज की हो, चाहे कंटिन्यूअस सीरीज की हो, यानी कोई भी जो समंग श्रेणी होती है उस समंग श्रेणी के मध्य में एक ऐसा मूल्य पाया जाता है जिसके आसपास अन्य समूहों की केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या केंद्रीय बिंदु या केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मूल्य होता है वो कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुनना। प्रत्येक समंग श्रेणी के मध्य में एक ऐसा मूल्य होता है जिसके आसपास अन्य समूहों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य कहते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मूल्य है वो ज्ञात करने के मुख्य रूप से इसमें निम्नलिखित मेथड है या इसके अंतर्गत निम्नलिखित की गणना की जाती है। ठीक है, सबसे पहला आता है समांतर माध्य। समांतर माध्य। दूसरा आता है इसमें माध्यिक। और तीसरा आता है इसमें बहुलक। समांतर माध्य होता है, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक सरल समांतर माध्य और एक होता है भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य जो माध्यिका होती है इसमें होते हैं विभाजक मूल्य। विभाजक मूल्य जिसमें मुख्य रूप से चतुर्थक है, शतमक है, दशमक है। इसमें अपने केवल Q1 एंड Q3 2 मूल्य इसके अंतर्गत है। भारी समांतर माध्य है वो अपने आप में एक होता है। सरल समांतर माध्य होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है गुणोत्तर माध्य, एक होता है इसमें गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और एक होता है अपना सिंपल समांतर माध्य। ठीक है, ये अपने मुख्य रूप से सरल समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, इन केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य। तो प्रत्येक समूह श्रेणी में एक ऐसा मूल्य होता है जिसके आसपास अन्य समूहों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 मापों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से एक आता है समांतर माध्य, दूसरा आता है माध्यिका और तीसरा आता है बहुलक। अब इसमें पहला है समांतर माध्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक सरल समांतर माध्य, एक भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य 3 प्रकार का होता है, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और समांतर माध्य। माध्यिका होती है 2 प्रकार की, 3 प्रकार से या 4 प्रकार से इसको बांट सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से विभाजक जो मूल्य होते हैं उनको शामिल किया जाता है। अपना जो है वो Q1 और Q3 है और जो है बहुलक है। ठीक है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में से एक तो सरल समांतर माध्य है, माध्यिका है, विभाजक मूल्य Q1 और Q3 है और एक है बहुलक। इन सब का एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है,
केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात करने के लिए जो श्रेणियां होती हैं, इन श्रेणियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 कौन कौन सी थी? सबसे पहली होती है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहली होती है जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। हाँ, सबसे पहली एक होती है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी होती है खंडित श्रेणी, इसी को बोलते हैं विविक्त श्रेणी। एक होती है तीसरी अखंडित श्रेणी, इसको बोलते हैं सतत श्रेणी। ठीक, इन दोनों को यदि एक साथ दर्शाया जाता है, ये होती है असमूहित, एक होती है समूहित, इसको बोलते हैं समूहित श्रेणी। इन दोनों को बोलते हैं असमूहित श्रेणी। ठीक है, अब देखो व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है? व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें केवल अपने को x के मूल्य दिए हुए होते हैं। जैसे एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन, तो प्रत्येक छात्र का जो वजन होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का, इस प्रकार का जो आंकड़े होते हैं वो होते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें केवल x के मूल्य दिए हुए होते हैं। खंडित श्रेणी होती है, खंडित श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें किसी श्रेणी का आकार और उसकी आवृत्ति दी हुई होती है। क्या दी हुई होती है? आवृत्ति दी, यानी इसमें x और f दोनों अपने को दिए हुए होते हैं। ठीक है, एक होती है अखंडित श्रेणी जिसके अंतर्गत अपने को वर्ग और उसकी आवृत्ति दी हुई होती है। वो श्रेणी कौन सी श्रेणी कहलाती है? अखंडित श्रेणी कहलाती है। ठीक है, इसमें केवल x देगा, इसमें आपको x और f देगा, और इसमें आपको वर्ग देगा, और वर्ग के साथ में आपको f देगा। ठीक है, इसमें केवल x देगा। तो जब भी आप समांतर माध्यम, माध्यिका, बहुलक, विभाजक मूल्य का अध्ययन करोगे, इसको सोल्व करोगे, तो हमारे सामने 3 श्रेणियां आएगी। ठीक है, एक व्यक्तिगत सीरीज यानी इंडिविजुअल सीरीज जिसको कहते हैं, जिसमें केवल अपने को जो मूल्य होते हैं वो केवल और केवल मूल्य और आकार दिया हुआ होता है। दूसरी श्रेणी होती है वो खंडित श्रेणी होती है, जिसको विविक्त श्रृंखला भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे को किसी भी जो समग्र श्रेणी होगा उसका केंद्रीय आकार और उसमें आने वाली आवृत्तियां अपने को दी हुई होगी। तीसरा जो मूल्य होगा उसमें अपने को एक तो वर्ग दिया हुआ होगा और वर्ग के साथ में अपने को आवृत्ति दी हुई होगी। तो समांतर माध्यम, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए 3 श्रेणियां अपने पास उपलब्ध होती है। इन 3 श्रेणियों की सहायता से हम ये ज्ञात करते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य में किस किस को शामिल किया जाता है, और केंद्रीय प्रवृत्ति की श्रेणियां कितनी होती है। तो इसमें कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां अपने पास होती है। अब इसमें एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आज अध्ययन करेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य 2 प्रकार का होता है, एक सरल समांतर माध्य और दूसरा होता है भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य। ठीक है, सरल जो समांतर माध्य होता है, सरल समांतर माध्य वह समांतर माध्य होता है जिसमें प्रत्येक समग्र श्रेणी के मूल्य को समान भार दिया जाता है। सरल समांतर माध्य यानी श्रेणी के प्रत्येक मूल्य को क्या दिया जाता है? समान भार।
समान भार। ऐसा समांतर माध्य जिसके अंतर्गत समंक श्रेणी के प्रत्येक मूल्य को समान भार दिया जाता है वो कहलाता है सरल समांतर माध्य। और जो भारी समांतर माध्य होता है वह होता है जो श्रेणी के प्रत्येक मूल्य को, श्रेणी के प्रत्येक मूल्य को अलग अलग भार दिया जाता है, अलग अलग भार दिया जाता है, भार दिया जाता है, वो होता है भारी समांतर माध्य। इसकी परिभाषा अपने लिए काफी है, अपने सिलेबस में यह है नहीं वैसे। तो भारी समांतर माध्य वह समांतर माध्य होता है जिसमें समंक श्रेणी के प्रत्येक मूल्य को अलग अलग भार दिया जाता है। सरल समांतर माध्य वह समांतर माध्य होता है जिसमें श्रेणी के प्रत्येक मूल्य को समान भार दिया जाता है। आप पढ़ेंगे सरल समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है? इसको औसत माध्य भी कहते हैं, औसत माध्य भी कहते हैं, ठीक है। एवरेज, इसको एक्स बार संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। समांतर माध्य को औसत माध्य भी कहते हैं। जहां भी आपके सामने औसत की बात आ जाए तो समझना अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। और इसको एक्स बार संकेत के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। समांतर माध्य किसे कहते हैं? समांतर माध्य यानी किसी समंक श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है और जिसके आसपास अन्य समंकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है उस तो क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप में चाहे वो समांतर माध्य भी हो सकता है, माध्यिका भी हो सकता है और बहुलक भी हो सकता है। सबसे पहले पढ़ते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य किसे कहते हैं? समांतर माध्य किसी समंक श्रेणी का वह मूल्य होता है जो उस समंक श्रेणी के औसत को बताता है, जिससे किसी समंक श्रेणी के मूल्यों में उन मूल्यों की संख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? सरल समांतर माध्य, समांतर माध्य कहते हैं। दोबारा सुन लेना, यानी किसी समंक श्रेणी के कुल मूल्यों में, यानी श्रेणी के जितने मूल्य हैं उन श्रेणी के मूल्यों में उस श्रेणी के संख्याओं का भाग देने के फलस्वरूप जो मूल्य प्राप्त होता है वो अपना कहलाता है समांतर माध्य, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है सामान्यतः वो देख क्या कर रहा है, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn। और यहाँ होता है नंबर ऑफ आइटम होते हैं, जैसे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस और nn, यानी दी गई समंक श्रेणी के जो मूल्य होते हैं उनका मूल्य बटे उनकी संख्या। इसको सिंपल रूप में x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बटे n के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसमें x बार का मतलब होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य। n का मतलब होता है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। और सिग्मा x का मतलब होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, इसे कहते हैं समांतर माध्य, ठीक। अब समांतर माध्य ज्ञात करने की तीन श्रेणियां हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने की जो अपने तीन श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आप इतना ही ध्यान रखें कि सिग्मा एक्स क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखना फिर भी समांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे एन। जहां भी आपके पास सिग्मा आ जाता है, जहां भी आपके पास सिग्मा आ जाता है इसका मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़, यानी इसका मतलब होता है योग। यानी मैं लिख दूं सिग्मा एक्स, इसका मतलब है कि एक्स का योग। मैं लिख दूं सिग्मा एन, तो इसका मतलब होता है एन का योग। मैं लिख दूं सिग्मा एफ, इसका मतलब है एफ का योग। मैं लिख दूं सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब होता है एफ और एक्स के गुणा का योग। यानी पहले क्या करूंगा, एफ इंटू एक्स करूंगा और जो आएगा उसका क्या कर दूंगा, योग, यानी एक्स का योग, ठीक है। मैं लिख दूं सिग्मा डी, इसका मतलब है डी का योग। तो यदि सिग्मा जहां भी आ जाए इसका तात्पर्य होता है योग या जोड़, ये समझ जाना, ठीक है। इसके अलावा इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। कल पढ़ेंगे अपन समांतर माध्य। समांतर माध्य याद करने तीन श्रेणियां हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे याद करते हैं, तीनों विधियां पढ़ेंगे। फिर
खंडी श्रेणी की 3 विधियां पढ़ेंगे और फिर अखंडी श्रेणी की 3 विधियां पढ़ेंगे। इस प्रकार से एक एक करके इनका सबका अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।